हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33 साइंस क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। मेटल और नॉन मेटल की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब थोड़ा सा और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटल का रिएक्शन जब होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में आप जानिए पहले तो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, फिर हम बताते हैं कि मेटल का विभिन्न चीज़ों के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे कि ये एक सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ एरो नज़र आ रहा है। तो इसमें जो सबसे टॉप पे है तो ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, और डाउन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं रिएक्टिविटी में जो है वो कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होते जाते हैं वो मेटल। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम है। यानी ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर किसी सॉल्यूशन में होगा, इनमें से किसी के साथ सॉल्यूशन में अगर गया तो इनमें से उनको डिस्प्लेस कर देगा उनकी जगह से। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अभी आएगा, सारे एग्जाम्पल आएंगे, कोई सॉल्यूशन है आयरन के साथ और उसमें पोटेशियम को डाल दिया गया, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव है, पावरफुल मैं उसको कह रही हूँ, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, उस सॉल्यूशन में से आयरन को हटा देगा उसकी गद्दी से, उसकी पोस्ट से, और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको आपको बहुत ध्यान से याद करना है, और जो पहले मोस्ट रिएक्टिव है इसको लाइन वाइज ऐसे ही याद करना है जैसे ये है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है? जब मेटल किसी डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट यानी कि वो जो जिसमें मोर वाटर होता है उसे डाइल्यूट कहते हैं, वो सॉल्यूशन जिसमें मोर वाटर होता है। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनता है? कोई ना कोई सॉल्ट बनाते हैं। और हाइड्रोजन गैस मेन है कि क्या निकलती है। जब भी मेटल एसिड का रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए अब पहला है, हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एक सॉल्ट बनाएगी और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको पता कैसे चलेगा कि पॉप साउंड आती है। अगर पास में कैंडल लेकर आओगे ना, जलती हुई बर्निंग कैंडल इसके पास, तो पटाखे की आवाज़ आती है, पटाक पटाक, पॉप साउंड बोलते हैं। नाउ जिंक, जिंक भी एक मेटल है, HCl में इसको डाला गया तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी टेबल में जिंक जो है इससे ऊपर है कि नहीं, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन को हटा दिया, जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है। ऐसे सोडियम देखेंगे तो सोडियम भी जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन एक बाउंड्री है, इसके नीचे वाले कम रिएक्टिव है, इसके ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये एक बाउंड्री का काम कर रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे नीचे आते हैं, कॉपर है। कॉपर देखिए हाइड्रोजन से नीचे है तो इसलिए वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आप ये देखिए कॉपर कहाँ है, यहाँ है ना, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। क्यों नहीं करेगा, हमने आपको बता दिया, उससे नीचे है, ऊपर होना चाहिए। ऊपर का मतलब ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। नाउ आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवल्ड व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये तो HCl के साथ जब रिएक्शन होगा, HCl के साथ किसी मेटल का रिएक्शन होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा किसी मेटल का तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? बिकॉज HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इट ऑक्सीडाइज्ड द H2 को ऑक्सीडाइज कर लेता है ये, और वाटर बना देता है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ H2 मिल जाता है फटाफट और वाटर बन जाता है, ठीक है। एंड इट्सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी एन वाटर नहीं, मतलब ये N2O या NO या इस तरह का बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीज Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, इसके साथ रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। आप देख लीजिए, ये जो है काफ़ी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम दिख रहा है ना आपको। तो ये जो है जब रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या होता है, मैग्नीशियम इस सॉल्ट तो बनता है, ये सॉल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये दो केस आपको याद रखने हैं कि
जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ कौन से मेटल जो है रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, यहाँ बता रहा है ये। नाउ क्या पढ़ा हमने अब तक? हमने पढ़ा कि जो मेटल है जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, यही पढ़ा ना। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी कोई मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ सॉल्यूशन कर रहा है। तो मान लीजिए ये मेटल का सॉल्यूशन है, कोई दूसरा मेटल है और एक मेटल उसमें डाला गया, तो रिएक्शन क्या होगा? अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको उसकी जगह से हटा देगा, किसको? दूसरे मेटल को। तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ ए, यानी जो ये वाला है ये पावरफुल है ए, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और बी मेटल को उसकी गद्दी से हटा देगा तो वो अलग हो गया। यही समझाया ना, यानी कि ए मेटल का ज़्यादा रिएक्टिव होना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आप देखते हैं रिएक्टिविटी टेबल में, देखिए आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा और कॉपर ये रहा, तो रिएक्टिव कौन है ज़्यादा? आयरन है। तो आयरन को डाला गया किस सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट के। आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या हुआ? बताइए। तो आयरन जो है इसकी जगह आ गया और क्या बन गया? आयरन सल्फेट। तो कॉपर कहाँ गया बेचारा? कॉपर अलग हो गया साइड में। ठीक वैसे ही कॉपर सिल्वर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव, तो ये इसकी जगह आ जाएगा। तो और सिल्वर कहाँ जाएगा बेचारा? सिल्वर अलग हो जाएगा। तो कॉपर जब इसकी जगह गया तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर अलग हो गया। तो ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, ये हमें पता चलेगा कि सब इक्वली रिएक्टिव नहीं है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। यही तो पढ़ा ना हमने, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है कोई कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया है, टेबल हमने पढ़ लिया। वाइल मेटल फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड कैन रिएक्ट विद एसिड। अब हम ये देख रहे हैं क्या कह रहा है, मैग्नीशियम से लेड तक ले लेते हैं, यानी हाइड्रोजन के ऊपर की लाइन हमने जो बोली ना, ये हाइड्रोजन बाउंड्री है, हाइड्रोजन बाउंड्री है। तो ये मैग्नीशियम से लेड तक तो जो है रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ, लेकिन कॉपर से गोल्ड तक ये हाईली अनरिएक्टिव है, यानी ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे हैं और ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव कहलाता है। और इसके अलावा तो गोल्ड तो सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, यानी ये सब लेस रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। और इसीलिए जल्दी ये कोरोड नहीं होता। कोरोड मतलब इस पर जंग नहीं लगता, ऑक्सीडाइज, इसमें ऑक्सीजन का लेयर कुछ नहीं होता है, ये प्योर अवस्था में पाया जाता है, प्योर स्टेट में। जबकि जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे जो है ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाते हैं। जो ऊपर के हैं ना जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है, ठीक है, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, मिल जाते हैं किसी के साथ, जल्दी मिल जाते हैं। नीचे वाले जल्दी मिलते ही नहीं है। नाउ हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इसको जो है रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। ये बाकी तो मेटल है लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। बट इसको इस सीरीज में क्यों रखा गया? क्योंकि इट हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी मेटल, मेटल के रिएक्टिविटी को कंपैरिजन करने में ये हेल्प करता है, इसलिए इसको इसमें डाला गया है कि इससे ऊपर वाले जितने होंगे वो ज़्यादातर चीज़ों में हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन वाली चीज़ों से रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब कि जो लिक्विड हो गया एसिड वगैरह, और इससे नीचे वाले हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो दो ही बातें, एक तो देखिए सबसे मेन इसमें हमने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, उसको ध्यान रखना है आपको, और मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और मेटल का मेटल सोल्यूशन में रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस निकलते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऐड होता है किसी रिएक्टिव मेटल से। ऊपर रिएक्टिव मेटल आया था ना हमारा, देखिए आया था, क्या आया था, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस निकल रही थी, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो और आंसर और कुछ भी पूछा है इसमें, हाँ केमिकल रिएक्शन लिखना है जिंक का HCl के साथ, तो हम लिखेंगे जिंक एक सॉलिड है और HCl डाइल्यूट है, ठीक है। इनका रिएक्शन जब होगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगी, ऊपर दिया हुआ भी है आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1 हो गया। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, देखिए ये रहा सारा है आपके सामने, मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है। तो क्या हो रहा है बताइए, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा रिएक्टिव आपको लिखना है। कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा उसको उसकी जगह से, क्यों, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, आप रिएक्टिविटी टेबल देख सकते हैं।
अब इसका रिएक्टिविटी का हमने इक्वेशन में लिख दिया, ऊपर वाला ही नीचे लिख दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब घोल, ठीक है, कॉपर सल्फेट का है, और उसको एक आयरन के पॉट में रखते हैं, आयरन के बर्तन में रखते हैं। कुछ दिन बाद देखते हैं कि आयरन के पॉट में ना छेद हो गया, होल हो गया। तो राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। क्यों हुए होंगे होल? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यही तो बात आई थी, रिएक्टिविटी की बात है। और जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो अब कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को खुद उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, तो इसने इसको डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर अलग अपना साइड हो गया। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं, स्क्रीन पे है। स्टार्ट करें आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये टेबल दी हुई है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मेटल लिखें ABCD, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ठीक है। तो हम सिल्वर को ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ध्यान देना है, इसको टेबल में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले ऊपर क्या है, आयरन से ऊपर जिंक है, ठीक है, फिर आयरन है और फिर कॉपर है और फिर सिल्वर है, ठीक। तो अब ये बताना है, टेबल को ध्यान से पढ़िए एक बार। यहाँ क्या लिखा है, ए है कोई मेटल, जब आयरन में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन बी में उस कॉपर को हटा दिया। कॉपर को हटा देने, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सीधी सी बात है, कॉपर को डिस्प्लेस किया है। अच्छा, बी को देखते हैं, बी वाला मेटल क्या कर रहा है, वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सी वाला क्या कह रहा है, वो इन तीनों में किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, सिल्वर को कर पा रहा है, यानी सिल्वर से ऊपर है वो, यानी इन तीनों से तो नीचे हो गया और सिल्वर से वो ऊपर है रिएक्टिव टेबल में। डी क्या कर रहा है, नो रिएक्शन, यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, वो सबसे नीचे होगा, आयरन से भी, कॉपर से भी, जिंक से भी और सिल्वर से भी नीचे होगा वो रिएक्टिविटी टेबल में। तो इस टेबल को ध्यान में रखते क्या बताना है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो जो सबसे पहले आयरन था ना ऊपर, आयरन से रिएक्ट कर जा रहा है, तो यानी कि बी आंसर होगा इसका, ठीक है। वट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू अ सोल्यूशन कॉपर सल्फेट। देखिए, अब आयरन के बाद आप टेबल में जाइए, पहले आयरन के बाद है कॉपर, तो कोई चीज़ जब आयरन से रिएक्ट कर जा रही है तो कॉपर से तो करेगी ना। तो अब ये क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ते हैं कि बी जो है उसको कॉपर सल्फेट में डाला गया, ध्यान से पढ़ना है। देखिए, इससे वो रिएक्ट कर जा रही है, आयरन से कर जा रही है, जब आयरन से कर जा रही है तो वो इससे भी करेगी, तो क्या होगा, वो इसको डिस्प्लेस कर देगी। क्या कर देगी, उसको डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो बी जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लिखेंगे क्या हम कि इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ऐसे लिखेंगे, देन इट क्या, डिस्प्लेसेस कॉपर सल्फेट, CS लिख दिया मैंने शॉर्टकट, ऊपर से आप ये लिख लेना, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस कर देगी। तो इस टेबल को करना कोई वैसा नहीं है कि आसान, बहुत मुश्किल है, आराम से आप देख सकते हैं। अब अरेंज करना है ABCD को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बी होगा, नज़र आ रहा है, क्योंकि वो तो आयरन से ही हो रहा, तो सबसे हो जाएगा, सबको डिस्प्लेस कर सकता है, वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो आयरन को उसकी पोजीशन से हटा रहा है, तो वो सबको कर सकता है। बी के बाद अब देखिए ए नंबर है, वो कॉपर को हटा रहा है, ठीक है, और जिंक के साथ तो किसी का हो ही नहीं रहा है, तो ए होगा। और उसके बाद कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट सिल्वर को कर रहा है, सी, और डी तो सबसे किसी से ज़्यादा रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव डी होगा। तो बनेगा क्या, BACD बनेगा। BACD समझ में आया आपको। देखिए, ये सबसे पहले आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और आयरन इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इन सबसे तीनों से, तो इसका मतलब बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। फिर नेक्स्ट जाते हैं ए पे, देखिए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है ये, ठीक है, कॉपर आयरन से कम है लेकिन बाकी ठीक है, तो कॉपर को डिस्प्लेस, तो नंबर 2 पे ए हो गया। अब सबसे इनमें से सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है, तो उसको कौन डिस्प्लेस कर रहा है, सी कर रहा है ना, सी बाकी 3 को नहीं कर पा रहा है, यानी बाकी 3 से तो कम है रिएक्टिव, लेकिन सिल्वर से ज़्यादा, इसलिए सी आ गया।
और डी किसी को कर ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये आंसर आपके सामने। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये बताइएगा सबसे कमेंट में मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम। मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।